नमस्कार, मैं अभिमराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। उसके जो टॉपिक हैं उनके कई वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। उसी क्रम में ये अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। डियर स्टूडेंट्स, हम संस्कृति विकास के सिद्धांत टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि संस्कृति एक व्यापक और अमूर्त अवधारणा है जिसका समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों ही विषयों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति हमारी समग्र जीवन शैली, सामाजिक विरासत, हमारी व्यवहार प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अंतर्गत वह सब चीज़ें आ जाती है जो इंसान ने बनाई हैं, और जो चीज़ें इंसान ने नहीं बनाई है वह हम जानते हैं, वह प्रकृति है। संस्कृति का विकास किस तरह हुआ है, किन कारकों से संस्कृति में परिवर्तन होता है, किस तरह विभिन्न संस्कृतियों में आदान प्रदान होता है, किस तरह एक कंपोजिट समेकित संस्कृति का विकास होता है, इन सब चीज़ों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले जो सिद्धांत है उन्हें हम संस्कृति विकास के सिद्धांत कहते हैं। और मानवशास्त्रियों ने संस्कृति विकास के सिद्धांत हैं उनको मुख्य रूप से चार प्रकारों के रूप में विभाजित किया है। पहला सिद्धांत है उद्विकास, इवोल्यूशन। दूसरा सिद्धांत है प्रसार, डिफ्यूजन। तीसरा सिद्धांत है नवाचार, इनोवेशन। और चौथा सिद्धांत है प्रसंस्कृति ग्रहण, एक्लचरेशन। इन्हें हम प्रक्रियाएं भी कह सकते हैं। इसका कारण है, प्रक्रिया का मतलब है सतत और नियमित रूप से चलने वाली क्रियाएं। क्योंकि संस्कृति में परिवर्तन, विकास, आदान प्रदान सतत रूप से चलता रहता है। इस कारण हम इन्हें संस्कृति विकास की प्रक्रियाएं भी कह सकते हैं। उद्विकास है, प्रसार है, नवाचार है, प्रसंस्कृति ग्रहण है, ये संस्कृति विकास की प्रक्रियाएं हैं, संस्कृति विकास के सिद्धांत भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इन चार सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत उद्विकास है, उसका वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था, उसकी चर्चा की थी। उद्विकास का तात्पर्य आप जानते हैं कि यह अवधारणा जैविक उद्विकास से ली गई है और उसी के आधार पर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा विकसित हुई है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया है और बताया है कि समाज और संस्कृति पर भी यही अवधारणा लागू होती है। संस्कृति विकास का जो उद्विकास का सिद्धांत है, इसी सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर संस्कृति के उद्विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है और ये बताता है कि संस्कृति का उद्विकास सरल से जटिल, सजातीय से विजातीय, कम विभेदीकरण से अधिक विभेदीकरण की ओर क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से होता है। और लुईस मॉर्गन ने, जो एक जाने माने मानवशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में संस्कृति के उद्विकास की 3 अवस्थाएं बताइए जिनका हमने अध्ययन किया था। पहली अवस्था जंगली अवस्था है, सेवेज स्टेज कहते हैं उसे। दूसरी अवस्था असभ्य अवस्था है, इसे बारबेरियन स्टेज कहते हैं। तीसरी अवस्था सभ्य अवस्था, जिसे सिविलाइज्ड स्टेज कहते हैं। इन 3 अवस्थाओं के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने संस्कृति के उद्विकास की व्याख्या की थी। अब आगे इसी क्रम में हम लुईस मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में परिवार की उद्विकास की भी 5 अवस्थाएं बताई है, जो संस्कृति के विकास के उद्विकास के सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करता है। उसका एक और उदाहरण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इनके सिद्धांत हैं, उनसे संबंधित सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, लुईस मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में परिवार के उद्विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है रक्त संबंधी परिवार, कंसेंजुएंट फैमिली। दूसरी अवस्था है समूह परिवार, पुनर्लुएन फैमिली। तीसरी अवस्था है सिंडेस्मियन परिवार
और चौथी अवस्था है पितृसत्तात्मक परिवार, पेट्रियार्कल फैमिली। पांचवी अवस्था है एक विवाह परिवार, मोनोगेमस फैमिली। लुइस हेनरी मॉर्गन ने परिवार के विकास के इन 5 चरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि किस तरह संस्कृति का उद्विकास इस तरह अलग अलग चरणों में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से होता है। लुइस मॉर्गन ने जो सबसे पहला परिवार का चरण बताया है, उसकी अवस्था बताई है, वह रक्त संबंधी परिवार है, जिसे इंग्लिश में कंसेंजुएंट फैमिली भी कहते हैं। रक्त संबंधी परिवार की वह अवस्था है जिसमें रक्त संबंधियों में भी परस्पर विवाह हो जाते थे। यह यौन साम्यवाद की अवस्था थी। इसमें कोई नियम, निषेध और वर्जनाएं नहीं थी। ये अव्यवस्थित और स्वच्छंद प्रकृति के परिवार थे। परिवार का बिल्कुल प्रारंभिक और आदिम स्वरूप था। उसके बाद में ही धीरे धीरे परिवार व्यवस्थित और संगठित रूप में विकसित हुआ है। इसके बाद में जो परिवार के उद्विकास की दूसरी अवस्था है उसे हम समूह परिवार कहते हैं। इंग्लिश में इसको पुनर्विवेंट फैमिली भी कहते हैं। इस परिवार का तात्पर्य यह है कि इसमें एक परिवार के पुरुषों का दूसरी परिवार की महिलाओं से विवाह होता था और जिसमें यौन संबंध अनिश्चित होते थे। यौन संबंधों को लेकर कोई नियम और व्यवस्थाएं नहीं होती थी। हाँ, लेकिन एक परिवार के पुरुषों का दूसरे परिवार की महिलाओं से ही विवाह होता था। ये इसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। ये रक्त संबंधी परिवार से इस अर्थ में अलग था। तीसरा जो परिवार का चरण है या परिवार के उद्विकास की जो तीसरी अवस्था है उसे हम सिंडेस्मियन परिवार कहते हैं। इसमें एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह होता था किंतु यौन स्वच्छंदता फिर भी रहती थी। इस तरह हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे परिवार का उद्विकास होता जा रहा है। उसमें नियम और व्यवस्था आ रही है, नियंत्रण और अनुशासन आ रहा है और आधुनिक स्वरूप की ओर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिंडेस्मियन परिवार में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह करता था किंतु यौन स्वच्छंदता फिर भी बनी रहती थी, यानी कि वह दूसरी स्त्री के साथ भी यौन संबंध स्थापित कर सकता था। तो इस तरह ये जो सिंडेस्मियन परिवार है, यह रक्त संबंधी परिवार और समूह परिवार उन पूर्व की 2 अवस्थाओं से थोड़ा अलग स्वरूप है परिवार का। इसके बाद में जो चौथी अवस्था है परिवार के विकास की, उसे हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं, पेट्रियार्कल फैमिली। इसका तात्पर्य है कि इसमें पुरुष प्रधान होता था, पुरुषों का आधिपत्य होता था तथा पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह संबंध और यौन संबंध कर सकता था। लेकिन ये अनिवार्य नहीं था कि पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करेगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं था, लेकिन उसे अनुमति थी, वह कर सकता था और पुरुषों का प्रभुत्व होता था, पुरुष प्रधान होता था। महिलाओं को इसमें अधिकार और स्वतंत्रता नहीं होती थी। इसके बाद में जो 5वां परिवार के उद्विकास का चरण है वह है एक विवाह परिवार। एक विवाह परिवार जिसे हम मोनोगेमस फैमिली भी कहते हैं। यह विवाह और परिवार का आधुनिक और वर्तमान स्वरूप है। इसमें एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होता है और इसमें यौन संबंध और वैवाहिक संबंध संबंधी वर्जनाएं, निषेध, अनुशासन और नियम लागू होते हैं जिनकी पालना की अपेक्षा समाज और परिवार के सदस्य करते हैं और उनकी पालना की जाती है। यह एक परिवार जो 5वां परिवार के विकास का स्वरूप है, यह आधुनिक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह लुइस मॉर्गन ने हमें समझाया है कि उद्विकास के इस सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि परिवार जो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक आधार है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, एक बुनियादी सामाजिक संस्था है जिसका
उद्विकास इन 5 चरणों में हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्विकास का ये सिद्धांत है, ये संस्कृति के विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। यह विकास की जो व्याख्या करता है वो समान अवस्थाओं में और एक ही क्रम में मानते हुए करता है, और इस स्थिति में नवाचार है, प्रसार है, प्रसंस्कृति ग्रहण है, उन सिद्धांतों की प्रक्रियाओं की उपेक्षा होने लगती है। इसलिए यह सिद्धांत भी अपने आप में पर्याप्त व स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत समाज और संस्कृति के विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसके आगे के जो सिद्धांत है उनमें संस्कृति उद्विकास के, संस्कृति में आदान प्रदान की, परिवर्तन के और कौन कौन से नए सिद्धांत हैं, नई प्रक्रियाएं हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ये चर्चा जो थी ये संस्कृति विकास के उद्विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए थी, और हमने लुईस मॉर्गन की पुस्तक और उनकी पुस्तक में उनके दिए उदाहरणों के माध्यम से इस सिद्धांत को समझने का प्रयास किए। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपने संस्कृति विकास के उद्विकास सिद्धांत और इस प्रक्रिया को समझा है, और इसके आधार पर आप आगे के जो सिद्धांत हैं उनको भी आसानी से समझ सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टीचर का और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का उद्देश्य केवल आपको सब्जेक्ट की जानकारी देना या सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है उनकी व्याख्या करना या उनको समझाना ही नहीं है। साथ ही साथ देश समाज में घट रही घटनाएं हैं, कुछ नई चीज़ें, उनकी भी जानकारी देना है। ये हमारा दायित्व है। आपको प्रेरित करना यह भी हमारा दायित्व है। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया था, और जीवन से संबंधित जो बातें हैं, अनुभव जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उनको भी शेयर करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। समाज हमसे ये अपेक्षा भी करता है, और टीचर्स और स्टूडेंट्स के व्यवहार को बहुत गहराई से नोटिस करता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को समाज में बहुत सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इस तरह का आचरण करना चाहिए जिससे समाज के दूसरे लोग प्रेरणा ले सके और उन्हें ऐसे लगे कि वास्तव में शिक्षा हमारे बच्चों को या हमारे समाज के सदस्यों को बेहतर बना रही है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ने के बाद भी ये अच्छे नागरिक नहीं बन पा रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ऐसा मैसेज उनके पास जाता है तो ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों पर ही प्रश्न खड़ा करता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो अपना आचरण अनुकरणीय रखें। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, अनुशासन का पालन करना, माता पिता गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलना, अपने करियर भविष्य के बारे में सोचना, समय का सदुपयोग करना, अच्छी चीज़ें सीखना, समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना, क्योंकि वो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी वो समाज का भविष्य हैं। परिवार और समाज की गुरुजनों की उनसे अपेक्षाएं हैं, और टीचर्स का इससे भी बड़ा दायित्व है। वो समाज के टॉर्च बियरर्स हैं, मार्गदर्शन करता है, दिशा निर्देशक हैं। समाज उनके व्यवहार से सीखता है, इसलिए टीचर्स का व्यवहार भी अनुकरणीय होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए। उन्हें इस तरह के आदर्श का, व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स भी और समाज के दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें।